आज जो न्यूजीलैंड क्राइस्ट चर्च में हमला हुआ है और आपको बताऊं कि दो मस्जिदों पे हमलावरों ने अटैक किया था और लोग जो वहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे थे, भगवान को याद करने के लिए वहाँ पर गए थे और वहाँ पर ये हमला होता है। लगभग आपको बताऊं कि 49 लोगों की मौत हो गई है और आंकड़ा अभी भी बढ़ने के आसार हैं क्योंकि घायलों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। पूरा विश्व सन्न है। एक और डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी निंदा की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सभी राष्ट्रों के लोगों ने इसकी निंदा की है। आपको बताएं कि ये अटैक न्यूजीलैंड में होना बहुत चौंकाने वाला है क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत छोटा देश है और इस तरह की घटना वहाँ पे एक किस्म की कह सकते हैं कि पहली ऐसी घटना होगी जो कि एक आतंकी वारदात है। ये यहाँ पर हमलावर जाते हैं और एक किस्म से पूरा प्री प्लान्ड था क्योंकि गाड़ी थी, असलहे से भरी हुई थी, मस्जिद के बाहर रोकते हैं और उन्होंने, जो हमलावर थे, उन्होंने कैमराज लगाए हुए थे और वो पूरी इसकी रिकॉर्डिंग चाहते थे और उसी के दौरान रिकॉर्डिंग की और उसके बाद सोशल मीडिया पे उसे अपलोड कर दिया। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, एक महिला भी है। और बात करें न्यूजीलैंड की तो वहाँ पर तमाम मस्जिदों के बाहर ये उन्होंने, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप लोग मस्जिदों में अभी फ़िलहाल ना जाएं। और आपको बताऊं कि इस घटनाक्रम में एक भारतीय हैदराबाद का शख्स है वो भी इंजर्ड है और उसके अलावा 9 भारतीय मूल के लोग जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड में भारतीय हाई कमिश्नर ने बताया है कि 9 लोग जो लापता हैं उनकी सर्च की जा रही है और वहाँ जिस तरह से पैनिक फैला हुआ है उसको लेकर पूरे विश्व में भी चिंता है, भारत में भी चिंता बनी हुई है। तो क्यों ये अटैक हुआ, क्या मानसिकता थी? और ख़ासतौर अगर बात करें हम आतंकवाद को एक धर्म निरपेक्ष जोड़ने वाले लोगों के लिए भी एक ये कहना था कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। ये लोग कौन थे, किस तंजीम से थे, अभी इस चीज़ का पूरा खुल के नहीं आया है, लेकिन ब्रूटली टेररिस्ट अटैक है और अंधाधुंध गोलियां मस्जिद के अंदर चलाना बहुत ही ज़्यादा कंडेमेबल है। तो बात करेंगे, हमारे साथ प्रोफेसर शुजात खान है। शुजात जी, जिस तरह से ये पूरा हमला हुआ है, न्यूजीलैंड बहुत पीसफुल कंट्री मानी जाती है, वहाँ पे ऐसा हमला होना और पूरा प्री प्लान्ड देखा गया कि गाड़ी है, उसमें असला है, पार्क करते हैं क्योंकि सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं थी और शायद किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इस तरह के हमला हो सकता है। न्यूजीलैंड बहुत ही पीसफुल कंट्री है, लेकिन आज के हमले के बाद डर और दहशत हर ओर है कि आतंकवाद जिससे भारत ग्रस्त था या फिर एशियन कंट्री ग्रस्त थी, अब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी, जहाँ फ्रांस जैसी कंट्रियाँ भी बहुत ज़्यादा ग्रस्त देखी जा रही हैं। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग मेरे पास आए, इस इंसिडेंट्स पे आपने हमारी राय जानने की कोशिश की। जैसे अभी आपने कहा कि आतंकवाद एक ऐसी चीज़ है जो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे मेरे ख्याल से कोई कंट्री होगी जो इससे बची हुई है जी। और ये एक ऐसा एक्ट है जो शायद किसी भी रिलीजन की, जो रिलीजियस बुक्स होती हैं, उसमें अगर इसको थोड़ी सी भी कहीं किसी ने जगह दी हो, क्योंकि रिलीजन आपको यही सिखाता है कि पीस से रहो, दूसरों की इज़्ज़त करो। हर एक रिलीजन, मैं सिर्फ एक इस्लाम की बात नहीं करूँगा या हिंदुज़म की बात नहीं करूँगा, आप कोई भी वर्ल्ड का रिलीजन उठा के देख लें, कहीं पर भी आपको किसी भी रिलीजियस बुक में ये नहीं दिखेगा कि आप किसी दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश करें या दूसरे पे आप रूल करने की कोशिश करें। आज तक अगर किसी ने रूल किया है तो उसने प्यार से किया है। जब भी कभी ऐसा इंसिडेंस हुआ है या इस तरह से किसी ने किसी पे रूल करना चाहा है तो उसको लोगों ने बढ़ चढ़ के कंडेम किया है। अब दोनों मानसिकता के लोग आप लोग देखेंगे, अगर सोशल मीडिया पे दोनों मानसिकता के लोग जो हैं वो आपको मिलते हैं। एक जो इस इंसिडेंस को भी इंजॉय करते हैं और इस इंसिडेंस को भी आगे कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से अपने फ़ायदे के लिए प्रोपगेट किया जाए, और कुछ लोग आपको ऐसे भी दिखेंगे, उनसे ज़्यादा तादाद में बल्कि दिखेंगे, कि जो चाहते हैं कि इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो ना हों। अब रही बात टेररिज्म की, तो मेरे ख्याल से ये एक एग्जांपल ये हो चुकी है, और एक वो जो परसों अभी सुरनकोट में जो एग्जांपल हुई, और उससे पहले जो पुलवामा में हुई, तीनों के तीनों जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं डिफरेंट रिलीजन से हैं। यही रीज़न है कि हम लोग हमेशा ये कहते हैं, हम लोग ही नहीं पूरी दुनिया ये कहती है कि टेररिज्म जो है वो पर्टिकुलर किसी मज़हब की देन नहीं है, किसी मज़हब से एफिलेटेड नहीं है। साफ तौर पे ये देखा जाए, लेकिन न्यूजीलैंड का ये आज ये घटनाक्रम होना, और उन्होंने टारगेट किया मस्जिद को, और सबसे बड़ी बात थी कि एक टाइम होता है प्रेयर का, और जिस तरह से बांग्लादेशी टीम भी वहाँ पर थी, तो शायद एक ये मानसिकता थी इन लोगों की, क्योंकि अभी तक इनका कोई एक प्रॉपर गुट नहीं पता चल पाया है कि कौन लोग हैं ये लोग, तो पकड़ लिए गए हैं। और शायद कोई और मुल्क होता तो उसी टाइम उनको इनकाउंटर, या भारत की बात करते हो, इनकाउंटर करके मार दिया जाता, पकड़ना प्रेफर ना करते, कि क्योंकि जो लोग इतने हमलावर हैं, हो सकता है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी अटैक करते, वो लोग नहीं थे। इससे पहले की बात करें हम, फ्रांस में एक घटना घटी थी जहाँ पर एक शख्स था जो ट्रक लेके गया था और हज़ारों लोग, कई सैकड़ों लोगों को उसने रौंद दिया था। तो इस तरह के जो हमले हैं वर्ल्ड वाइड, क्या मानते हैं कि
अभी ताज़ा ही की घटना है कि पाकिस्तान चाइना ने वीटो पावर लगा के मसूद अजहर को बचा लिया, एक आतंकवादी तंजीम का सरगना है। तो अब देशों को क्या समझना चाहिए कि आतंकवाद को सपोर्ट करना बेवकूफ़ी है, मिलकर लड़ेंगे तो जल्द छुटकारा पाएगा पूरा विश्व आतंकवाद से? आपने बड़ी अच्छी बात ये कही, बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है कि आतंकवाद का बेसिकली सपोर्टर कौन है और आतंकवाद से हमको मिल के लड़ना चाहिए ताकि हम इसको ख़त्म कर सकें। मैं पूरी वर्ल्ड का जो एक सिनेरियो जिस वक्त चल रहा है आतंकवाद का, मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं उनको टच करने की कोशिश करूँगा, हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। आपने एक इंसिडेंस देखा कि इराक़ पे अमेरिका का हमला हुआ। रीज़न ये था कि वहाँ पे कुछ न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो वहाँ पे रखे गए हैं और वो न्यूक्लियर वेपन्स को अनऑथराइज तरीके से डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। अल्टीमेटली वो जंग जो है इराक़ और अमेरिका के बीच में हुई। आज वो जंग ख़त्म हुए शायद 8 से 10 साल हो चुके हैं, लेकिन एक मैं कहता हूँ छोटा सा कोई कुछ ग्राम का जो न्यूक्लियर वेपन होगा वो भी शायद इराक़ के कब्ज़े से नहीं निकला। सो जो मेन मोटिव था वो ये था कि वहाँ के जो ऑयल रिसोर्सेज हैं उनको किसी तरीके से ओवर पावर किया जाए। वो अमेरिका उसमें कामयाब रहा और ये इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका और इज़राइल जैसी कंट्रीज़ कोशिश कर रही हैं कि हम जितने रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सफुल कंट्रीज़ हैं या जो कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जहाँ से हमारे को कुछ बेनिफिट हो सकता है, जिनकी जो जोग्राफिकल पोजीशंस जो हैं वो कुछ स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ के साथ मिलती हैं। जैसे आप पाकिस्तान को ले लें, पाकिस्तान चाइना के साथ बॉर्डर जो है वो मिलते हैं, इंडिया के बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ मिलते हैं। तो ये कंट्रीज़ जो हैं जो मतलब कोशिश करती हैं कि इस वक्त हम पूरी वर्ल्ड में हम लोग राज करें, हमारा नाम हो, हर एक जो दूसरी कंट्री है वो हमारे साथ कोशिश करे कि रिलेशन बना के रखे। तो ये सारा जो टेररिज्म का सिस्टम है ये वहीं से चलता है। अदरवाइज़ अगर आप देखें कि टेररिस्ट का काम होता है कि अगर वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है तो किसी दूसरी कम्युनिटी को या किसी आर्मी की जो फोर्सेस, हमारी बेल्ट फोर्सेस हैं, उनको नुकसान पहुंचाना, लेकिन पर्टिकुलर किसी कंट्री का। लेकिन अगर हम यमन, सीरिया और इन कंट्रीज़ की बात करें तो ये सारी एमिरेट्स के अंदर आती हैं और सारी की सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। मरने वाले भी मुस्लिम हैं और मारने वाले भी मुस्लिम हैं। लेकिन कौन है जो उनको इस चीज़ के लिए मतलब मोटिवेट कर रहा है, कौन है जो उनको इतने इतने बड़े हथियार प्रोवाइड कर रहा है? आपने नोट किया होगा जब ISIS का वो एक 2 साल पहले एक दौर रहा, उन्होंने कुछ वीडियोस वायरल की लोगों की, उनको मारने की, वो हत्याओं की वीडियो वायरल की। मेरे ख्याल से अगर किसी आदमी के अंदर छोटी सी भी, थोड़ी सी भी एक कोने में कहीं इंसानियत हो तो वो शायद इस तरह का एक्ट करने से गुरेज करेगा। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये जब से इंसान वजूद में आया है तब से एक दूसरे की टेरिटरी पे, एक दूसरे के रिसोर्सेज पे कब्ज़ा करने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। चाहे वो ज़्यादा पैसा दे के दूसरी कंट्री के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं या फिर उनको ओवर पावर करके यूज़ करते हैं। तो टेररिज्म जो है या इंटरनेशनल लेवल पे आजकल इस चीज़ का एक पार्ट बन गया है। आपकी कंट्री को टेररिज्म जो है वो इकोनॉमिकली भी वीक करता है और वैसे भी आपकी कंट्री जो है मतलब आउटर आपका जो कंट्री का सेटअप है उसको भी वीक करता है। अगर आप इंडिया की बात करें, अपने भारत की बात करें तो आप देखें पाकिस्तान की कितनी ज़्यादा इंटरफेरेंस है टेररिज्म को लेकर हमारे यहाँ पे। अब हमारे यहाँ पे इतने लोकल लोग नहीं हैं जम्मू कश्मीर में जितनी हमारी कंट्री को यहाँ आर्मी जो है वो डिप्लॉय करनी पड़ती है। अब आप देखें उस आर्मी का खर्चा जो है वो गवर्नमेंट करेगी, उस आर्मी की सेफ्टी जो है उसका ध्यान गवर्नमेंट रखेगी। मतलब कुल मिला के जो हमारी इकॉनमी है, अगर यही इकॉनमी कहीं हमारी दूसरी जगह डाइवर्ट हो, हमारी जोग्राफिकल पोजीशंस अगर पाकिस्तान के साथ नहीं मिलती हों या चाइना के साथ नहीं मिलती हों तो शायद हम लोग इससे ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जो है बिता सकते हैं। शिवाब जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मसूद अजहर के ऊपर पहले भी UN में प्रस्ताव किया, पारित किया हुआ UPA के टाइम में। उस टाइम भारत के साथ कोई कंट्री नहीं थी, शायद इतना टेररिज्म सबने फेस भी नहीं किया था। लेकिन अगर हाल ही की बात करें, फ्रांस प्रस्ताव लेके आया, US ने सपोर्ट किया और बहुत सारी कंट्री ने, लगभग 21 कंट्री बताई गई जिन्होंने सपोर्ट किया। तो एक बात करें कि 2014 में मोदी गवर्नमेंट के बाद जिस तरह से उन्होंने एक एक्सटर्नल अफेयर्स बनाए, अपने विदेशों में अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई, तो क्या उसकी भी कामयाबी मानते हैं कि चाइना ने तो वीटो लगाया क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की हुई है, तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सपोर्ट ना करते तो वो उनके लिए मुश्किल हो जाती। तो 21 देशों का साथ आना, कहीं ना कहीं हम एक उस ओर बढ़ रहे हैं कि आगे के समय में जल्द ही बड़े सरगना हो गए, मसूद अजहर हो गए या हाफिज़ सईद हो गए, इन जैसों को ऊपर जो है जो मिलिटेंट जो कहते हैं ना कि एक दहशतगर्द बड़े, इनको घोषित कर दिया जाएगा जिस तरह से अभी का बना हुआ है सर्कमस्टांसिस पूरा। सर जैसे अभी ये इंसिडेंस हुआ है कि मतलब मसूद अजहर का जो नाम है वो इसमें एनलिस्ट होने लगा था, ग्लोबल टेररिस्ट उसको जो डिक्लेयर करने लगे थे सो दैट उसको हम ओवर पावर कर सकें।
मैं आपको एक बेसिक चीज़ अपनी कंट्री की बताऊं। सबसे ज़्यादा खूबसूरती जो हमारी कंट्री की वो ये है कि इंडिया जैसी, जिसको शराफत कहते हैं, वो यहाँ पे भरी पड़ी है। जितना मर्ज़ी हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ खिलाफ हों, ख़राब हों, या वो हमारे अगेंस्ट इस तरह के हथकंडे, हर साल कभी करगिल होता है, कभी पुलवामा होता है, कभी उससे पहले कुछ इंसिडेंट्स होते हैं। 80s 90s से लेकर 2000 तक कॉन्टीन्यूसली मिलिटेंसी रहती है पूरे हमारे बॉर्डर बेल्ट में। 3 डेकेड से हम इस चीज़ को देख रहे हैं। 3 डेकेड से भी ज़्यादा आप अगर कहें तो पिछले जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से सिरनर का मसला जो है वो हमारे साथ है। उसके बावजूद भी इंडिया कोशिश करता है पाकिस्तान के पास जाने की, 1 बार 2 बार 3 बार। अभी आप देखें मोदी जी ने भी वहाँ जाके नवाज़ शरीफ से वो मिलने का जो इंसिडेंस था, जिसको बाकी पार्टियों ने उस चीज़ को हाईलाइट किया, मेरा मानना ये था कि शायद कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हमारे रिलेशन जो है वो कॉर्डियल हों, ताकि हमारी कंट्री जो है एक प्रोग्रेसिव कंट्री जो है डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सके। लेकिन पाकिस्तान की कुछ अपनी मजबूरियां हैं। उसका रीज़न ये है कि वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, और उसको जो अमेरिका हमारे को हेल्प करता है वही अमेरिका उसको हेल्प करता है। फ़ॉरेन की एक पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की जो 1947 से चल रही है, स्टिल अभी तक वो कायम है। वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान पर लागू नहीं होती, ये जहाँ जहाँ पे इनकी इंटरफेरेंस है फ़ॉरेन कंट्रीज़ की, खासकर मैं बात करूँगा अमेरिका और अमेरिका और इज़राइल की, जहाँ जहाँ इनकी इंटरफेरेंस है वहाँ वहाँ पे आप देखें डिवीज़न जो है उन्होंने बिल्कुल अपने पीक पे रखी है। इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद मुस्लिम्स को अगर आप देखें तो शिया सुन्नी करके इन्होंने पूरी वर्ल्ड में जहाँ जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशंस हैं उनको डिवाइड करके रखा हुआ है। उसमें गलती जो है वो उन कम्युनिटीज़ की है, उन कंट्रीज़ की है जो डिवाइड होती हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे कुछ फाइनेंशियल मैटर रहते हैं। अब कंट्री चलाना कोई आसान काम नहीं है। इतनी कंट्री के लोग हैं जिनको आपने रोज़गार पहुंचाना है, जिनको आपने खाना पहुंचाना है, तो इन कंट्रीज़ पे हमारे को थोड़ा बहुत जो निर्भर है वो करना पड़ता है। लेकिन भारत बड़ी तेज़ी से इस वक्त अपनी इकॉनमी जो है वो रेज़ कर रहा है। आने वाले टाइम में मुझे लगता नहीं है कि इंडिया अगर किसी प्रस्ताव को UN में रखेगा और उसको नकारा जाएगा। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल अभी आपने देखी कि 21 कंट्रीज़ हमारे साथ आई, लेकिन चाइना ने इस चीज़ को जो है, अब कहीं ना कहीं आपका जैसे सवाल था कि चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में करके रखी है, क्योंकि सुनने में ये भी आया कि पाकिस्तान में जितनी मैक्सिमम रोड कनेक्टिविटी जो है, जो एक कंट्री का जो मतलब एक किस्म का ब्लड सर्कुलेशन, जो कम्युनिकेशन जो है वो माना जाता है, वो सारा डेवलप जो है वो चाइना के थ्रू हुआ है। और वो वहाँ से जो टोल टैक्स जैसे हम जिसको बोलते हैं उस के हिसाब से अपना जो पैसा है वो वापस ले रहे हैं। तो वो भी नहीं चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर हम कोई ऐसा स्टेप लेंगे ताकि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन जो है वो बेटर हों और हमारा जो इकोनॉमिकल सेटअप हमने करके रखा है उसको कोई ठेस पहुंचे। तो कोशिश ओवरऑल यही रहती है हमारी कंट्रीज़ की, जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी यही कोशिश रहती है कि हम बिल्कुल जो है ओवर पावर करके रखें छोटी कंट्रीज़ को। अभी हाल ही में जो मैंने आपको इराक़ का इंसिडेंस कहा, उसमें पीछे अभी सुनने में ये भी आया था कि अमेरिका को अगर 50 साल तक अगर ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर ऑयल ख़त्म हो जाता है या कोई क्राइसिस हो जाते हैं, तो शायद वो अपनी कंट्री जो है 50 साल तक रन कर सकते हैं। आज सारी चीज़ें जो है डीजल और पेट्रोल पे निर्भर हैं। चाहे आप जितना मर्जी कंप्यूटराइज हो जाएं, आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें, लेकिन स्टिल आपकी कुछ मशीनरीज ऐसी हैं जो आपका ट्रांसपोर्ट जो है सबसे बड़ा सिस्टम है वो चलता ही इस पे है। चाहे वो फिर आप शिप्स की बात करें, प्लेन की बात करें, या आप रोड ट्रांसपोर्ट की। इन चीज़ों को देखते हुए यही लगता है कि इंटरनेशनल जो प्रेशर है वो हमारी जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन पे रहता है। लेकिन लगता है कि बड़ी जल्दी इस प्रेशर से हमारा जो इंडिया है वो कोशिश करेगा कि यहाँ से वो बाहर निकले, और ये मसूद अज़हर जैसे जो लोग हैं इनको दुनिया में उस प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, इनको एक्सपोज किया जाए, सो दैट जो घर बर्बाद हो रहे हैं, जो लोग वहाँ से टेररिस्ट बन के आ रहे हैं उनके भी घर बर्बाद हो रहे हैं, और वो जिनको मार रहे हैं उनके भी घर बर्बाद हो रहे हैं। तो कोशिश यही होगी हमारी कंट्री की, जो अगली आने वाली हमारी गवर्नमेंट होगी उसकी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ जो हैं उस पर थोड़ा हमारे को स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो साफ तौर पे इंटरनेशनल पॉलिसी स्ट्रांग होनी चाहिए। और जिस तरह से भारत बात करें कि 1947 से लेकर अभी तक कई बड़ी जंगें देख चुका है, और 3 दशकों से बात करें तो कश्मीर का डिस्प्यूट चल रहा है, और पाकिस्तान चाहता नहीं है कि वो भारत में शांति होने दे। वहीं न्यूजीलैंड का जो क्राइस्ट चर्च में जो अटैक हुआ है 2 मस्जिदों पर, ये कहीं ना कहीं ये मानसिकता घोषित करता है कि जो लोग आतंक प्रस्त हैं, आतंक प्रेमी हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि कहीं पे शांति हो। न्यूजीलैंड टूरिज़्म के हिसाब से वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज़ में मानी जाती है, और जिस तरह से वहाँ पर सभी लोग रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हों, एशियंस की बात करें, हिंदूज़ भी रहते हैं वहाँ पे, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, तो तभी सभी लोग। लेकिन वहाँ पर ये हमला करना कहीं ना कहीं वहाँ तक एक ये एटमॉस्फेयर फैलाना आतंक का, शायद ये रणनीति हो सकती है कि विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो आतंक से अछूता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कब जो देश हैं वो आतंक मुक्त होंगे विश्व के। जम्मू से ख्वाहिश पटेल की रिपोर्ट।